जय हिंद साथियों। देखिए, आज आपके सामने बहुत लंबे समय गैप के बाद एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और आज के क्लास में हम 3 फरवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुए मैथ के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा बारी बारी से। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर मैथ और रीजनिंग के लिए कर लीजिए, खास करके एनटीपीसी में ना, तो आपका क्लियर हो जाएगा। इन दोनों के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर यही काफ़ी है। लेकिन हाँ, आपका बेसिक सही होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, कुछ जो भी है कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुना, ये सब आना चाहिए। चलिए देखिए, और ये प्रीवियस ईयर पेपर साथियों मैं इस बुक से बता रहा हूँ, किरण पब्लिकेशन का है। आप चाहे किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, बस प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन तो वही रहेगा, सिर्फ पब्लिकेशन चेंज होगा। तो देखिए, और भी जो वीडियो पढ़ा है मेरे दोस्त करवा चुके हैं, लगभग इस बुक से आधा से ज़्यादा करवा दिए हैं। तो बाकी जो प्रीवियस ईयर पेपर करवाए हैं वो जो नहीं किए हैं आप कर लीजिए जाकर, ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही हेल्प मिलेगा। हम जो बोलते हैं ना उतना कम से कम करिए, और जो लड़के कर रहे हैं उनको हेल्प भी मिल रहा हो, चाहे करंट अफेयर की बात करें या लूसेंट का जीके जीएस, बहुत हेल्प मिल रहा है। चलिए, इसीलिए भरोसा करके आप विश्वास करिए, इतना करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट का है। बोल रहा है कि 1200 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में 2 भिन्न स्रोतों से, यानी 2 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर जो है 10.80 रुपया है। तो उनकी ब्याज दरों का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों के बीच का रेट जो है ना, उन रेट का डिफरेंस पूछना है। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की बात कहा तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज जो होता है बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। यही होता है ना सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब बोल रहा है 1200 रुपये की राशि है, 3 वर्ष में 2 अलग अलग रेट है, ठीक है ना, 2 अलग अलग रेट है। तो हम क्या करेंगे, पहला के 1200 रुपया ये है पहले, ठीक है ना, 1200 रुपया। उसके बाद जो है मान लेंगे R1, पहला का रेट R1 है, इनटू कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, बटे 100 हो जाएगा। ये पहला का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और फिर बोल रहा है एक और होगा, जो भी होगा तो वो 1200 रुपये पर ही होगा सिंपल इंटरेस्ट, और मान लेंगे R2% के दर से हुआ होगा, है कि नहीं, इनटू 3 वर्ष के लिए वो भी है, बटे 100। और इन दोनों के बीच सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हो गया दोनों, और इन दोनों के अंतर ही बोल रहा है 10.8 है। तो 10.8 कर देंगे, इन दोनों का अंतर घटा देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 10.80 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। बस अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ कॉमन ले लेंगे 1200 और 3, यहाँ भी 1200 इंटू 3 बटे 100 भी कॉमन आ जाएगा। तो 1200 इंटू 3 बटे 100 कॉमन आ गया तो बचा ये कितना, R1 बचेगा। फिर ये माइनस है तो माइनस, ये यहाँ क्या बचेगा, R2 बचेगा। तो R2 लिख देते हैं, बराबर कितना होगा, 10.80 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 0 2 0 खत्म हो जाएगा ना। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो इसको हटाओ पॉइंट, तो नीचे 2 0 आ जाएगा ना। अब देखो इसको काटो, 12 गुने 3 है ना, 12 3 36 आ रहा, 36 गुने 3 108 आता है, एक जीरो है और, तो एक जीरो लिख दिया। 12 3 36, 36 3 108 होता है, 3 बार में कटेगा, लेकिन एक जीरो है तो एक जीरो लगा दिए। अब देखो फिर एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 3/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.3% लिख सकते हैं। तो रेट ही है तो है ना, रेट को परसेंटेज में नहीं हम लिखते हैं। तो R1 माइनस R2 यानी इन दोनों के बीच का रेट का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 0.3% आ रहा। और आपसे यही पूछ रहा था, दोनों के ब्याज दरों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो कितना आ जाएगा, 0.3%, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, भैया पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो फिर मैं आपको वहीं पर बढ़िया से बताऊंगा, ठीक है ना। और पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना। देखिए, एक और सवाल है और ये बहुत ही सिंपल है। बोल रहा है एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से, 1/5 भाग 10% की दर से, और शेष जो भाग होगा ना उसको 15% की दर से निवेश किया। यदि उसका वार्षिक आय 600 रुपया है तो पूछ रहा उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसा सवाल बहुत बार आप देखे होंगे। कोई धन रहता है, उसका कुछ पार्ट R1% पर, कुछ पार्ट R2% पर, कुछ पार्ट R3% पे, कुछ पार्ट R4% या बचा हुआ पार्ट जो है इतना % पर दे दिया जाता है, निवेश किया जाता है। उसके बाद बोलेगा वार्षिक आय इतना है तो पूंजी कितना रुपया निवेश किया गया था पूंजी। सबसे अच्छा तरीका जो है वो मैं बता रहा हूँ, एकदम ध्यानपूर्वक देखना।
देखो सबसे पहले देख लेना कितना कितना भाग इन्वेस्टमेंट कर रहा, तो पहला 2/3 भाग कर रहा मेरे दोस्त, दूसरा कितना कर रहा 1/5 भाग कर रहा, 1/5 भाग, और उसके बाद तीसरा नहीं पता बोल रहा शेष भाग। तो हम क्या करेंगे, ये जितना भी भाग है ना इसका डिनोमिनेटर यानी हर जो होगा उन सभी हर का एलसीएम ले लेंगे, और जो एलसीएम आएगा वो मान लेंगे हम कि टोटल जो है निवेश किया गया राशि है, ठीक है ना। तो इन दोनों भाग के डिनोमिनेटर हर कितना है 3 और 5, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 15। तो 15 हो जाएगा, तो कुल पूंजी मान लेंगे हम 15 है, ठीक है ना, कुल पूंजी जो है 15 मान लेंगे। अब बोल रहा कि अपनी पूंजी का 2/3 भाग, तो पूंजी कितना माने थे 15 माने थे, तो 2/3 हो जाएगा किसका 15 का ही होगा ना। उसके बाद 1/5 किसका होगा 15 का होगा, है ना। उसके बाद देखो कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 5 × 15 यानी ये 3 हो जाएगा ना। यानी टोटल पूंजी 15 माने तो 10 पूंजी जो है 6% की दर से करे हैं, 6% की दर से। अगला 1/5 नहीं मतलब 3 माने, 1/5 भूल जाइए, अब 3 पूंजी मानिए कितना परसेंट 10% की दर से। अब शेष पूंजी कितना हो जाएगा, तो 10 और ये 3 13 बचा 2 पूंजी शेष, तो 2 पूंजी कितना परसेंट पर कर रहा है 15% की दर से, ठीक है ना, 15% की दर से। अब देखो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधे कुछ सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे सब कुछ। 6% से कर रहा है ना, ये 10% से कर रहा तो 10% से मल्टीप्लाई, ये 15% से कर रहा तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना, 15% से। अब देखो क्या करेंगे, सभी को जोड़ के जो है गुना करके जोड़ देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। और यही जो होगा कितना वार्षिक आय होगा 600 के बराबर, तो 600 लिख देंगे। समझ में आया। अब देखो ये कितना हो जाएगा 60% प्लस 30% प्लस 30% बराबर 600। अब कितना आ जाएगा 60 90 30 120, 120% का वैल्यू 600 है, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलिएगा 5 आ जाएगा। तो 100% का पहले वैल्यू यहाँ निकाल लेना, ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखना एकदम केयरलेस मत हो जाना। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब टोटल पूंजी कितना माने थे, टोटल पूंजी 15 माने थे ना, तो 15 का वैल्यू निकाल लेना, या लास्ट में जो है 15 से मल्टीप्लाई कर देना। 15 गुने कितना हो जाएगा 500 बराबर कितना आ जाएगा आपका 7500 रुपया आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा इन्वेस्टमेंट जो पूंजी निवेश करता है, ठीक ना, तो 7500 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। ये तरीका हुआ एकदम बेस्ट ट्रिकी मेथड जो आपको फॉलो करना चाहिए। अब देखिए बोलिएगा भैया ये हो सकता है भूल जाएंगे, या फिर हो सकता है नहीं पता रहे, बहुत तरीके का यह हमको टफ लगता, तो मैं जो बेसिक तरीका बताने वाला हूँ जो कि एकदम सिंपल है, रामबाण का काम करेगा, उसको आप बढ़िया से रखिएगा याद। ये भले भूल जाइए लेकिन ट्रिकी है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन जो बताने वाले हैं ना वो ब्रह्मास्त्र है, आप कभी भूलिएगा भी नहीं, ठीक ना। तो देखो हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना, ये छाप लीजिएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। 7500 आंसर आया ना, देखो दूसरा मेथड से भी 7500 ही लाएंगे। अब बोल रहा है एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग, मान लेते हैं कुल पूंजी जो है ना वो x मान लेना, कुल पूंजी मान लेना, कुल पूंजी मान लेना x रुपया है, ठीक है ना, x रुपया है इन्वेस्टमेंट किया। अब देखो अपनी पूंजी का 2/3 भाग, तो अपने पूंजी का 2/3 भाग टोटल पूंजी x माने, इसका 2/3 भाग कितना परसेंट पे करता है मेरे दोस्त, सीधे डायरेक्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई, 6% पे 6% लिख दिए, ठीक। अब जो है इस पूंजी का कितना भाग बोल रहा है 1/5 भाग 10% पे, तो x का 1/5 भाग 10% पे निवेश करता, बाकी जो है शेष भाग 15% की दर से। अब देखो शेष भाग निकालने का तरीका बता रहे हैं। पहला भाग कितना हो जाएगा 2/3 किए हो, फिर दूसरा भाग 1/5 किए हो, तो इन दोनों को देखो एलसीएम लेके जोड़ो, 5 दूना 10 3 13/15, 13/15 यही दो भाग मिलाकर हो गया, तो बचता है टोटल कितना भाग 2/15 भाग बचेगा। 13/15 यही दोनों में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो बाकी बचेगा 2/15 ही बचेगा ना। तो 2/15 भाग जो है कितना परसेंट पे करता है मेरे दोस्त 2/15 भाग एक्स का, ठीक ना, एक्स का 2/15 भाग कितना परसेंट पे 15% पे, बस हो गया। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पर असल में क्या है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है ना। देखो प्रिंसिपल गुने रेट
फिर प्रिंसिपल गुने रेट, प्रिंसिपल गुने रेट, प्रिंसिपल गुने रेट, इस तरीके से। और टाइम जो है ना, टाइम यहाँ कांस्टेंट है, सभी के लिए उतना ही बोल रहा है, टाइम का जिक्र नहीं किया तो लीजिएगा भी मत, ठीक। टाइम का जिक्र है कहीं नहीं है ना, इसे वार्षिक आया, सॉरी 100 है, वार्षिक आया 1 साल के लिए बोल रहा तो कुछ मतलब ही नहीं। लेकिन यदि 5 साल के लिए बोलता तो 5 से मल्टीप्लाई करते। अब देखो इसको करो, 3 दूना 6, कितना आ जाएगा 4, सॉरी हाँ 100 से, सॉरी डिवाइड, लास्ट में 100 से करना डिवाइड, परसेंटेज है ना, हटाने के लिए बता देते हैं अभी। 4x% आ रहा है ना, अगला कितना आ जाएगा 2x% प्लस करो, सबको जोड़ो, फिर कितना आ जाएगा ये, फिर 2x% बराबर कितना हो जाएगा 600 रुपया है ना। अब देखो ये परसेंटेज है, इसको हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे ना सब मिस, तो 4x/100 करोगे प्लस 2x/100 करोगे प्लस 2x/100 बराबर 600 है ना। अब देखो एलसीएम लोगे 100 ही आ जाएगा, तो सीधे जोड़ देंगे 4x + 2x + 2x कितना हो जाएगा 8x बराबर सीधे कर देंगे 600 × 100 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, ये 100 एलसीएम लिए ना तो फिर 100 से उधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एलसीएम लिए तो वही 4x + 2x + 2x 8x हो गया, ठीक है ना। अब देखो काटोगे 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40, 7500 आ रहा है। x बराबर कितना आ रहा 7500। x क्या माने थे, x माने थे टोटल पूंजी, कुल पूंजी निवेश किया गया, तो कुल पूंजी ही पूछ रहा है ना, उसकी पूंजी, तो x बराबर कितना आ गया 7500, यही आंसर आएगा। वैसे देखो हो सकता है यहाँ पर आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, बता देते हैं। इसको कुछ नहीं किया, प्रिंसिपल गुने रेट कर दिया, गुने टाइम वार्षिक आय बोल रहा मतलब 1 वर्ष में बोल रहा होगा। ये जो भी टाइम बोलेगा 3 वर्ष के लिए बोलेगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ध्यान रखना सभी में टाइम जैसे बोलेगा टाइम से भी मल्टीप्लाई करना। असल में ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P × R × T/100 वही है ना। देखो ये करके दिखा देते हैं, ये सही हो गया। अब देखो मोटा मोटी एक का करके दिखाते हैं। टोटल पूंजी का 2/3 भाग कितना 6% पे, वार्षिक पूछ रहा है ना, वार्षिक आय मतलब 1 साल का पूछ रहा है, बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा, जो भी उसका मिला है वार्षिक आय वही हो जाएगा। यही सब जुड़ के तीनों को जुड़ के कितना आएगा 600 रुपया आएगा, ठीक है ना। समझ में आया मेरे भाई, समझ नहीं आया तो बोलना क्वेश्चन नंबर 2 भैया नहीं समझ आया, खिचड़ी हो गया, तो हम उसको बताएंगे, ठीक। चलिए देखिए एक और सवाल आ गया, फिर से वही घिसा पीटा सवाल बार बार रिपीट कर रहा है मेरे भाई। आप देखिए अभी जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं वीडियो, देखिएगा 2 से 3 क्लास लेंगे ना तो सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट करेगा, इसीलिए बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर करिए, प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, यही काफ़ी है। देखिए कितना रिपीट होता है। बोल रहा 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो 10 पुरुष है, देखिए 10 पुरुष है, तो 10 पुरुष किसी कार्य को जो है 10 मैन लिख देंगे, कितना दिनों में कर सकता है मेरे दोस्त 18 दिन में कर सकता है, ठीक। अब बोल रहा है 6 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ कार्य में शामिल हो जाता है, तो कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। देखो टोटल कार्य ये हो गया, ये टोटल हो गया, कुल काम हो गया ना, ये कुल काम हो गया, 10 में 18 दिन लगता। अब यही कार्य पहले होता क्या है ना, 6 दिन के बाद कंटिन्यू करते रहता है, ठीक है ना। 6 दिन के बाद क्या होता है 5 गो और पुरुष आ जाता है, 5 गो पुरुष और आ जाता है, तो कोई बात नहीं, तो 10 मैन तो काम करता ही है, कितना दिन तक करता है, स्टार्टिंग में 6 दिन तक काम करता है ना। फिर होता क्या है मेरे भाई, फिर बचा हुआ काम जो है ना 5 और पुरुष इसके साथ जुड़ जाता है। पहले 10 पुरुष था, अब 5 जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 15 पुरुष, 15 मैन हो जाएगा। तो बोल रहा है फिर उसके काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो मान लेंगे आगे जो है D दिन लगेगा काम समाप्त होने में। नहीं समझ आया, देखो बोल रहा है 10 आदमी 10 पुरुष किसी काम को 18 दिन में पूरा करता था, तो 10 मैन गुने 18 टोटल ये काम हुआ होगा, है ना, कुल काम। अब बोल रहा है यही काम को पहले 6 दिन बाद है ना 10 पुरुष करता है काम, 6 दिन के बाद 10 पुरुष काम करता है, उसके बाद क्या होता है 5 और पुरुष उसके साथ जुड़ जाता है। तो पहले 10 आदमी था, 5 और जुड़ गया था 15 आदमी, तो फिर बोल रहा शामिल हो जाता है, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। तो शेष कार्य हमको नहीं पता कितना दिन लगेगा, तो मान लेंगे D दिन समय लगेगा, आगे के दिन D दिन में पूरा कर लेगा ये 15 आदमी मिलकर। तो बस कुछ करना ही नहीं। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे हो जाएगा 180
मेन हो जाएगा बराबर ये 60 मेन हो जाएगा ना, प्लस 15 मेन गुने डी है जाए। अब ये घटाओगे तो कितना आएगा 120 मेन बराबर 15 मेन गुने डी हो जाएगा। अब देखो एम कैंसिल, मेन से 15 8 20 से आ रहे हैं, डी बराबर कितना आ जाएगा तो 8 दिन आएगा। यानी आखिरी के जो 8 दिन में काम ये पूरा हो जाएगा कब, जब 15 आदमी काम पर करेगा, ठीक ना, 15 आदमी काम शुरू करेगा, मतलब उसके बाद 6 दिन के बाद, ठीक ना, समझ में आया। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, ये ध्यान से। हालांकि देखो यहाँ मेन एक ही, सब चीज़ एक ही है ना, आदमी ही है, तो यहाँ आदमी नहीं भी लीजिएगा ना तो चलेगा, महिला रहता बॉय रहता दोनों अलग अलग रहता ना 2-3, तो उसको हम सबको लेकर चलते। फिलहाल मेन है तो मेन नहीं भी लीजिएगा चलेगा, फाइनली वो कट ही जाएगा, देख रहे हैं, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है और ये बहुत सिंपल है, दे दिया है 22, 24, 48 और 16 का पूछ रहा है, एलसीएम निकालिए। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, मुझे लगता है ये सवाल बताने की ज़रूरत भी नहीं है और बताएंगे भी नहीं, इसको आपको खुद से करना है और आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन के अलावा मैं दूसरा चीज़ बता रहा हूँ, यही एलसीएम और एचसीएफ में देखो आपके सामने कुछ फ्रैक्शंस के एलसीएम और एचसीएफ दे दिया जाता है, बोलता है निकालिए, मैं आपको देकर जिसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के बदले कुछ अलग और बढ़िया चीज़ बता देता हूँ, जिसे बोलेगा 4/7 है फ्रैक्शन, फिर 2/5 है, फिर जो है 8/3 है, फिर अब जो है बस इतना ही, या फिर एक और लिख लेना आपका 7 जो है वो 7 ये भी 6 लिख लो, ठीक है ना, 7/6। अब बोलेगा इसका एचसीएफ निकालिए, हमको एचसीएफ निकाल के दे, सॉरी एलसीएम पहले निकाल देते हैं, बोले इसका एलसीएम निकाल के दीजिए हमको। क्या करिएगा, फ्रैक्शन का आता है एलसीएम और एचसीएफ दोनों। मेरे दोस्त पहले देख लेना, पूछ रहा फ्रैक्शन का ना एलसीएम एचसीएफ, तो बोल क्या रहा है एलसीएम निकालने के लिए। तो करना क्या है ना, आपको फ्रैक्शन का जितना ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, यानी कहें तो अंश, दूसरी भाषा में कहे तो नोमिनेटर, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन का जितना भी अंश रहेगा उन सभी का क्या ले लेना एलसीएम। पूछ क्या रहा, जो पूछ रहा वही ऊपर वाला काम करना, ठीक है ना। तो ऊपर वाला हम एलसीएम ले लिए, 4, 2, 8, 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 56। बाकी यही क्वेश्चन बन गया, बोलेगा 4, 2, 8, 7 का एलसीएम निकालिए, नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है। 4, 2, 8 का एलसीएम हमको पता है 8 ही होगा, और 8, 7 का एलसीएम 56 हो जाएगा, 8, 7, 56, तो 56। अब नीचे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन भी लिखना पड़ेगा। अब जो है निकाले हमने जो चीज़ एलसीएम निकाले, नीचे जस्ट उसका उल्टा निकाल दीजिएगा, उल्टा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो नीचे वाला जो भी अंक है ना मेरे दोस्त, यानी डिनोमिनेटर, दूसरी भाषा में हर जिसको बोलते हैं, उसका क्या निकाल लेना आपको एचसीएफ निकाल लेना, महत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक देखो 7, 5, 3 और 6 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, जाहिर सी बात 1 होगा, तो 1 हो जाएगा, मतलब 56 ही आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ये चारों फ्रैक्शन जो दिया हुआ 4/7, 2/5, 8/3, 7/6, इसका एलसीएम। अब आपसे कुछ और दे देते हैं, मान लिया जाए 2/3 दे देते हैं, 5/12 दे देते हैं, 6/7 दे देते हैं, 9/14 दे देते हैं। अब बोलेंगे भाई इसका जरा एचसीएफ निकाल दो, एचसीएफ बता दो। अब एचसीएफ पूछ लिए, फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन दे दिए, लेकिन अब एचसीएफ पूछ लिए, तो आप बोलिएगा भैया हमको एक ही चीज़ सिखाए हैं कि जब भी ये फ्रैक्शन में रहे, भिन्न में रहे, तो पहले देखना पूछ क्या रहा है। तो बोलिएगा भैया पूछ रहा है एचसीएफ पूछ रहे हैं आप हमसे, तो हम नहीं जानते, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जो पूछ रहे हैं उसका ऊपर वाला कर देंगे, एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ पूछ रहा है तो ये जितना भी फ्रैक्शन है भिन्न है, उन सभी के अंश का क्या ले लेंगे एचसीएफ ले लेंगे, महत्तम समावर्तक। तो देखिए 2, 5, 6, 9 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा हो जाएगा भैया आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 हो जाएगा एचसीएफ। और नीचे वाला बाकी क्या कर देंगे भैया, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी एलसीएम निकाल लेंगे नीचे वाला। तो नीचे वाला 3, 12, 7 और 4 का क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखो 3, 12 का 12 एलसीएम होता है, और ये 14, 62, 84, 12, 72, 96, 12, 14 का कितना हो जाएगा आपका 2 × 7, 2 × 6 हो जाएगा ना, 56 दूना 112 हो जाएगा, ठीक है ना, 112 ही होगा। 12 और 14 का एलसीएम निकालिएगा ना,
112 ही होगा। बर्नमा टोटल से बरोड़ 96 कितना हो जाएगा, 2 गुने 7 2 गुने 6 8 सती 6 सती 42 दूने 84 होगा, सॉरी 84 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 84 हो जाएगा, समझ में आया। तो 1/84 इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आया। देखो ये क्वेश्चन था लेकिन दूसरा चीज़ सिखाएं, मेरा मकसद था ये चीज़ सिखाना। एक बार नहीं बार बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखो। और ये एक बार नहीं, मुश्किल से हमको लगता है 10 बार बताए होंगे ऐसा क्वेश्चन, ठीक ना। अब नहीं भूलोगे ना मेरे भाई, बोलना समझ में आया है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 भाई देखो, एक और सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो इस क्वेश्चन को जो है ना ऐसे भी छाट सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो पूछ रहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले ऑप्शन देख लीजिए, डी जो है दोनों का रेशियो सेम बोल रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। ऐसा संभव है? कोई वस्तु को हम जब लाभ पर किसी भी परसेंट लाभ पर बेचेंगे या हानि पर बेचेंगे तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस होगा ही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में, तो दोनों का रेशियो सेम होगा नहीं। ये खत्म ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। बचता है ऑप्शन ए, बी और सी। अब इसको हम देखेंगे क्या करते हैं। किसी वस्तु को 150% लाभ पर बेचा था, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो कितना मानते हैं, हमेशा 100% मानते हैं, या 100 मानते हैं ना। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं वो 100% मानते हैं। या फिर आपका जो भी सिंपल इंटरेस्ट में निकालते हैं, पूंजी इन्वेस्टमेंट किया गया, अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन बताया था ना। तो जब भी मानिएगा कॉस्ट प्राइस 100% या 100। अब देखिए 150% लाभ पर बेचा जाता है, तो 150% लाभ पर बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस जो है कितना हो जाएगा इसका, 1 मिनट प्रतिशत लाभ जो है, कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता है, तो 150% लाभ पे, तो 150% सीधे ऐड कर देंगे इसमें, है कि नहीं। 100 में सीधे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये सेलिंग प्राइस मेरे दोस्त, तो बोलिएगा 250 हो जाएगा। इसीलिए तो 100 मानते हैं, ताकि डायरेक्ट जितना परसेंट बोलेगा लाभ पे या जितना परसेंट हानि पर बेचा जाता है सीधे 100 से हम घटा देंगे, नहीं तो जोड़ देंगे। यदि लाभ पूछेगा तो उतना जोड़ देंगे, हानि बोलता तो उतना घटा देते, सीधी सी बात। इसीलिए 100 मानते हैं। तो देखो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100 था, 150% लाभ पर बेचता है मतलब 250 रुपये में वो वस्तु को बेचता है। तो पूछ रहा है दोनों का अनुपात, तो क्रय मूल्य क्या था, ये था, और विक्रय मूल्य कितना, ये था। अब दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, 100 अनुपात 250। देखो 1 0 1 0 खत्म, 2 पचे 10, 5 पचे 25 आ रहा है ना, तो 2 अनुपात 5 आ रहा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। मेरे दोस्त देखिए एक और सवाल है, और ये भी सवाल जो है ना वो HCF का है, हमेशा पूछता है, ना केवल रेलवे बल्कि SSC भी बहुत डिमांड करती है ऐसा क्वेश्चन को। तो एक बार ध्यान से आप देख लेना, माइंड में अभी बैठा लेना, फिर दोबारा भूलना मत इसको कभी कि भूल गए हैं, कभी पढ़े ही नहीं। एक बार इससे गो थ्रू हो जाओ, उसके बाद कसम खा लेना इसको हम बढ़िया से रट ही लेंगे, चाहे जैसे भी हो। बोल रहा 7 संतरे, 28 सेबों और 42 आमों के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा सवाल रहे, एक पंक्ति में कुछ दे दिया जाता है वस्तु, उसके बाद बोल रहा है एक ही पंक्ति में सेम किस्म का वस्तु रहता है, तो पूछेगा कितना पंक्ति होगा न्यूनतम। आपको कुछ करना नहीं, पहले 7 संतरा है 7 लिख देना है, 28 सेब है 28 लिख देना है। मैं लिख देता हूँ, संतरा, सेब और क्या है 42 आम है, ठीक है ना, 42 आम है। अब क्या करना है, इन तीनों का मेरे भाई HCF निकाल लेना। इन तीनों का जो है वो आपको क्या करना है, HCF निकाल लेना है। इसका HCF हो जाएगा, बोलिएगा 7, 28 और 42 का HCF होगा भैया 7 ही हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब क्या करना है, जो 7 आयन HCF आयन मेरे भाई, ये आएगा आपका जो है एक पंक्ति में इतना मतलब वस्तु दे सकते हैं, एक पंक्ति में 7 वस्तु रख सकते हैं मैक्सिमम। या तो आप संतरा रख लीजिए, या फिर सेब ही रख लीजिए, या फिर आम ही रख लीजिए। तो देखिए 7 वस्तु का एक पंक्ति बनाइएगा तो संतरा का कितना पंक्ति बनेगा, एक पंक्ति ही बनेगा, है ना। एक पंक्ति बनेगा संतरा का, मैं लिख देता हूँ, संतरा का कितना बनेगा, एक पंक्ति बनेगा। फिर सेब का कितना पंक्ति बनेगा, सेब का जो है एक पंक्ति बनेगा, मैं लिख देता हूँ। सेब का कितना पंक्ति बनेगा, 7 सेब एक साइड में रखिएगा तो 7 7 7 7 4 बार बनेगा, यानी 4 पंक्ति बनेगा, बनेगा ना 4 पंक्ति।
उसके बाद आम का कितना पंक्ति बनेगा, पंक्ति है 7 वस्तु का, और 7 सिर्फ आम ही रखना है, ऐसा नहीं बोल रहा है सिर्फ एक ही किस्म के पेड़ हो तो सिर्फ आम ही रखेंगे, 7 आम, तो कितना पंक्ति बनेगा, 7 7 7 7 6 पंक्ति बनेगा। तो आम का कितना पंक्ति बनेगा, तो 6 पंक्ति बनेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितना है, तो कितना पंक्ति होगा, 1 4 6, तो जोड़ देंगे 1 + 4 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 11 पंक्ति न्यूनतम बनेगा। समझ में आया है, 11 पंक्ति बनेगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो दूसरा तरीका, ये तो आपको बच्चे की तरह समझा है, सीधे आपको क्या करना है, इन सभी का HCF लेना, जो HCF आएगा ना, और सबको डिवाइड कर देना, जितना HCF आया उससे डिवाइड कर दें, फिर जोड़ देंगे। ये पंक्ति हुआ संतरा का, फिर ये 28/7 वस्तु का पंक्ति है, तो ये सेब का हो जाएगा। फिर जो है 42 आम है, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना पंक्ति होगा, 7 वस्तु का है ना पंक्ति, तो 42 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 4 + 6 हो जाएगा, 11 पंक्ति हो जाएगा। ठीक है ना। ये जो पहला तरीका बताएं ये बच्चा की तरह बताएं, नूनू बउआ की तरह, लेकिन आपको असल में ऐसे करना, ठीक है ना। इतना नहीं सोचना है कि ये 4 पंक्ति होगा, सीधे डिवाइड कर देना और जोड़ देना। ध्यान रखना जो HCF आएगा उससे डिवाइड करना है, इतना में सब में, ठीक ना। ध्यान रखना ऑप्शन क्या क्या है जरा देख लेते हैं, A है, B है, C है, D कितना है, ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, ठीक ना। चलो ऑप्शन जो है वो है आपका, हाँ 14 है ऑप्शन देना भूल गए थे, 12 है, 11 है, 5 है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 11, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। समझ में आया मेरे भाई, आया तो बताइएगा भैया आया 6 नंबर समझ, और इसको एकदम बढ़िया से लिख लेना, एकदम मन में भी बैठा लेना। ठीक साथियों, देखिए एक और सवाल है, और ये असल में एवरेज का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और एक बार नहीं बार बार रेलवे पूछता है। फिर से बता रहे हैं, आप जो वीडियो करवाएं हैं PYQ में, जितना जल्दी हो सके जो स्टूडेंट देखेंगे ना, जितना वीडियो करवाएं PYQ में, उनको उतना ही बेनिफिट होगा। आप जाकर देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम उसके कम से कम 10 बार कराए होंगे, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं करवा दिए क्वेश्चन, देख लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर करिए। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, और इसको हम 2 मेथड से बताएंगे, जो मेथड आपको बेस्ट लगेगा वो ले लीजिए, लेकिन मेरा सजेशन है आप दोनों मेथड का यूज करिए, क्योंकि अभी के बढ़ती कंपटीशन के दुनिया में ना, आप एक मेथड पर कोई भी क्वेश्चन डिपेंडेंट रहिएगा तो धोखा खा जाइएगा। बहुत तरह का उस वक्त आ जाएगा क्वेश्चन, अलग तरीके का कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, तो वहाँ फंस जाइएगा। और जो बेसिक मेथड बताएंगे, जो कि ब्रह्मास्त्र के नाम से जाना जाता है, उसको तो अवश्य अपने पास याद रखिएगा, ठीक ना। क्योंकि कुछ नहीं समझ में आएगा, ट्रिक नहीं आएगा, शॉर्टकट नहीं आएगा, तो अपना ब्रह्मास्त्र निकालेंगे और एकदम भेद डालेंगे, सीधी सी बात, ठीक है ना, एकदम बेसिक तरीका से। अब देखो बोल रहा 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य जो है को 25 है। तो 100 छात्रों वाली एक कक्षा है, ठीक है ना, छात्र है इसमें, और इसका जो है माध्य 25 है, ठीक है ना। तो इसका माध्य जो निकाल देते हैं वो 25 है, भाई ऐसे लिख देना चुपचाप, ठीक ना। अब बोल रहा है एक विशेष विषय में, कोई विषय होगा, हमको क्या पता है, मान लेंगे मैथ रीजनिंग जो भी होगा। अब बोल रहा है कि फिर 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में उसी विषय में, ठीक है ना, सेम याद रखना उसी विषय में, और वो यही क्वेश्चन भी देगा, इधर उधर उल्टा पुल्टा नहीं करेगा। फिर 50 छात्र है, अब उसी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य कितना है, अपनी 70 है, 70 है ना, हो गया। अब देखो पहला 100 छात्र था, आगे फिर 50 छात्र हो गया, तो टोटल छात्र कितना हो गया मेरे दोस्त, टोटल छात्र बोलिएगा 150 हो गया। तो 150 छात्र मिल के वही बोल रहा कि दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य, कुल अंकों का माध्य नहीं पता, माध्य यहाँ लिख रहे हैं, इसके सामने नीचे, इसके सामने भी मान लेंगे x माध्य होगा। दोनों कक्षा के छात्राओं के द्वारा, यानी 150 छात्राओं द्वारा मिलन, दोनों कक्षा के छात्र मिलकर 150 हुआ, यानी 150 छात्राओं के जो है माध्य क्या होगा वो आपसे पूछ रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको इतना शॉर्टकट कर देंगे, इसको काट देंगे जितना संभव हो सके। तो कितना 2 बार में कटेगा, फिर ये 50 से 1 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, समझ में आया। 50 से काटे, 50 दूना 100, 50 से कम 50, 50 दिया 150, 2 + 1 3 आराम, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो माध्य है ना मेरे भाई, इसको गुना कर देना, इसको गुना कर देना माध्य के साथ, इसको भी गुना कर देना, बस। अब लिख देना, प्लस है तो प्लस सबके साथ, 2 × 25 कितना होगा 50, प्लस है तो प्लस लिख देना, 1 × 70 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर कर देंगे, 3 × x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा ना।
अब देखो क्या हो जाएगा, 50 + 70 120 हो जाएगा बराबर 3x। x बराबर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और x आप क्या माने थे, x माने थे टोटल, यानी दोनों कक्षाओं के छात्रों का जो है माध्य, है ना। तो वही पूछ रहा, दोनों कक्षाओं के छात्रों का जो द्वारा प्राप्त किया गया कुल अंकों का माध्य। तो कुल अंकों का माध्य x माने थे, x का मान कितना है, 40 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये तरीका हुआ पहला, ठीक ना। अब दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं जो कि बेसिक मेथड है। असल में उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए हम बोलते हैं कि दोनों मेथड ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पर 100 छात्रों वाली एक कक्षा में, 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एवरेज कितना है उसका मार्क्स, तो बोल रहा है माध्य जो है 25 है। तो असल में इसी लिखते हैं ना, कोई भी माध्य लिखने का तरीका होता है, कुल संख्या लिख देते हैं, कुल अंकों का योग, यही लिखते हैं, अंकों का कुल योग बटे कुल अंक की संख्या, कुल अंक की संख्या, यही लिखते हैं, ब्रैकेट में संख्या लिख देते हैं, बराबर क्या होता है, औसत, यही होता है ना। औसत बराबर कुल अंकों का योग बटे कुल अंक होता है, जितना अंक रहता है उन सभी को जोड़ के टोटल अंक से डिवाइड कर देते हैं, यही तो औसत होता है। बस यही काम यहाँ कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो 100 छात्र था, इसका औसत कितना है 25, और आगे जो बोल रहा है 50 छात्र है, इसका औसत कितना है मेरे दोस्त, तो ये 70 है, औसत मतलब माध्य, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों का निकाल लेते हैं जोड़, ये जो भी होगा x मान लेते हैं, x 100 का सम है, x मतलब x 100 विद्यार्थी है, यहाँ मान लेते हैं y 50 हो जाएगा ना, 50 व्यक्ति है तो 50 लिख देंगे, उतना लिखेंगे नहीं, x1 + x2 + डॉट डॉट x 100 नहीं लिखना, डायरेक्ट कर दो। अब x 100 का मान निकालेंगे, यानी टोटल इसका जोड़ कितना हो जाएगा, एवरेज को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2500 आ जाएगा। फिर y 50 का मान निकाल देंगे, यानी टोटल निकाल रहे हैं इसका, ठीक है ना, टोटल विद्यार्थियों का सम निकाल रहे हैं, जो है क्या है, अंकों का योग, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, यदि हम जोड़ेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा, यही आ जाएगा, 10 का सुनना बाकी है, हाँ 6000। अब 6000 इन दोनों विद्यार्थियों का कितना आया, सम आया, कितना विद्यार्थी था, 100 इसमें था, 50 इसमें था, कितना आ जाएगा, तो ये सम आया ना 6000, लेकिन हमको औसत निकालना है, अंकों का माध्य मतलब औसत, तो ये सम आया 150 विद्यार्थियों का, तो औसत निकालेंगे तो 150 से डिवाइड करेंगे ना, टोटल संख्या से डिवाइड करेंगे, टोटल संख्या कितना था, 100 विद्यार्थी इसमें, 50 विद्यार्थी इसमें, तो 150 विद्यार्थी था, इन 150 विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किया गया अंक 6000 था, तो 150 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 40 आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा, समझ में आया, मजा आ गया मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर देना। देखो इसीलिए बोले इतना मत करना, ये दोनों तरीका बता दी, कभी कभी ऐसा होगा ना, ये में धोखा खा जाइए, धोखा का मतलब पॉइंट में आ जाएगा, बहुत तरह का हो जाएगा, वो क्वेश्चन आएगा तभी पता लगेगा। देखो हालांकि बेस्ट मेथड ये है, बेस्ट अप्रोच है, ये बहुत तरीके से बहुत जगह काम देता है, रेशियो मेथड है, ठीक है ना। और ये शायद वही स्टूडेंट बताएगा जो इस चीज़ को बनाया है, गुजरा है और मैथ बहुत प्रैक्टिस किया, सीधी सी बात, ठीक ना। तो इसका आंसर 40 होगा। देखिए एक और सवाल है, और ये बहुत ही सिंपल रिमाइंडर थ्योरम का है। बोल रहा कि एक भाग के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का दोगुना है एवं शेष का 6 गुना है, यानी शेषफल का 6 गुना है। यदि शेष जो है शेषफल यानी रिमाइंडर 8 है तो पूछ रहा भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल। देखिए जब भी ऐसा सवाल आए ना, कुछ नहीं, आंख बंद करके ऐसे कर देना, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, ये पोर्शन क्या होता है, वो भाज्य होता है, आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है पोर्शन, ये भागफल होता है ना, ये भागफल होता है। और ये क्या होता है पोर्शन, ये भाजक होता है, यहाँ पर भाजक होता है। और ये जो बच जाता है पोर्शन, ये शेषफल कहलाता है ना, शेष या शेषफल, ठीक है ना। अब देखो बस भाज्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है ना। मैं लिख देता हूँ, आप याद होना चाहिए आपको, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है, शेष या शेषफल। अब देखो यहीं पर बताओ, बोल रहा है यदि शेष जो है 8 है, जो सबसे लास्ट में रहता है पहले उसको कोशिश करना लिखने के लिए, या ऐसा दिमाग लगाना ताकि रिलेट हो जाए एक दूसरे से, ठीक है ना। बस तो बोल रहा है शेषफल 8 है, तो ठीक है शेषफल यानी ये वाला चीज़ 8 होगा यहाँ पर। अब बोल रहा है एक भाग के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का दुगना है, भाजक जो है भागफल का दुगना है एवं
शेषफल का 6 गुना है। क्या शेषफल का 6 गुना है? तो ये भाजक शेषफल का 6 गुना, शेषफल 8 है तो ये कितना होगा? इसका 6 गुना होगा। इसका 6 गुना 8 गुने 6 कर देंगे, 8 की 48 हो जाएगा। समझ में आया? नहीं तो लिखो, मैं इसे कर देता हूँ, 8 गुने 6। समझ में आया? अब बोल रहा है कि भाजक जो है भागफल का दुगना है, ये जो है ना इसका दुगना होगा, तो भागफल इसका आधा होगा, है कि नहीं? तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 8 गुने 6/2, यही तो होगा ना। समझ में आया कि नहीं? नहीं तो 8 गुने 6 बटे सीधे 2 से डिवाइड मार देना। समझ में आया? यानी ये 24 होगा, सीधे लिख देते हैं, ये 24 होगा, है कि नहीं? ये 48 है तो ये 24 होगा, तभी तो इसका डबल है ना, ये 48 है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, अब नहीं पता लगेगा भाज्य का मान, भाज्य का फार्मूला है ये, इसका आंसर क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में बताना। खुद से ये फार्मूला बता दिए आपको, इसका आंसर कितना होगा कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना? फार्मूला भी बता दिए और रिलेट भी कर दिए, ठीक? नहीं बनाएंगे, आप खुद बनाइए इसका आंसर। देखिए एक और सवाल है, और ये एडवांस का है, और एडवांस का ज़्यादातर क्वेश्चन आप फार्मूला याद रखिएगा तभी बनेगा, और कुछ क्वेश्चन में दिमाग भी लगाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर फार्मूला आपको ध्यान रखना है। कल ही के क्लास में हम बोले आपको फार्मूला पर डिपेंड है। तो देखिए बोल रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 मीटर है और इसके शीर्ष की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है। तो पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो समबाहु त्रिभुज है ना, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए मेरे भाई, ये फिगर है, और नाम दे दीजिए त्रिभुज ए बी और सी। अब देखिए त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर, तो सभी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा? 12-12 हो जाएगा, क्योंकि सभी भुजा समबाहु में क्या होता है? बराबर होता है। तो सीधे लिख दीजिएगा भुजा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का, ये हो जाएगा 36/3 बराबर 12। देखो ये सब चीज़ें बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी बता देते हैं, 12 अब देखो बोल रहा है इसके शीर्ष की ऊंचाई है ना, शीर्षलंब बोल रहा है, तो शीर्ष की ऊंचाई जो है वो कितना है मेरे दोस्त? वो है आपका 6 मीटर दिया हुआ। तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अब नहीं निकलेगा, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल फार्मूला यूज कर लीजिए, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो लिखिएगा समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 गुने आधार कितना हो जाएगा इसका? BC गुने ऊंचाई कितना हो जाएगा? M डाल दीजिए, AM हो जाएगा, यही होता है ना। 1/2 गुने आधार हो जाएगा 12 गुने ऊंचाई 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 36 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? 36 मीटर स्क्वायर। बस देखिए एक और सवाल है टाइम एंड डिस्टेंस का। बोल रहा है एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक स्कूल से एक पार्क तक की दूरी तय की और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस जाते हुए समान दूरी तय की। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे का समय लगा तो पूछ रहा पार्क से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, बड़ा बढ़िया है भी। अब देखो एक आदमी चलते हुए एक स्कूल से एक पार्क तक जाता है, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट स्कूल है और ये पॉइंट जो यहाँ से यहाँ ये पार्क है, ठीक है ना? ये पार्क है और ये स्कूल है यहाँ, ठीक है? स्कूल से जाता है कितना? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है मेरे दोस्त, और फिर वापस आता है कितना से? फिर वापस आता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इतना सा आता है। अब हमको पता नहीं डिस्टेंस क्या है, स्कूल और पार्क के बीच का दूरी क्या है नहीं पता, तो मान लेते हैं D डिस्टेंस होगा। तो पहला जो समय लिया होगा T1 जो लिया होगा समय बराबर दूरी कवर किया होगा यही दूरी बटे चाल। पहला कितना चाल से गया? 20 किलोमीटर। अब जो फिर पार्क से फिर स्कूल आता है उसमें भी टाइम लगा होगा, तो टाइम कितना लगा होगा? मान लेते हैं T2 लगा होगा। फिर दूरी वही किया होगा यहाँ से यहाँ आने में D, बट एवरेज चाल कितना से आया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा से आया, बस। अब यही बोल रहा दोनों समय जो मिलकर वो 5 घंटा लगता है, पूरी यात्रा में 5 घंटा लगता है, यानी T1 + T2 बराबर 5 घंटा लगता है। समझ में आया? अब T1 का मान कितना निकाल लें? दूरी बटे चाल D/20। फिर T2 का मान कितना निकाल लें? D/5 बराबर 5 है। अब नहीं निकलेगा, देखो LCM 20 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? D + 4D बराबर 5। समझ में आया? अब यहाँ क्या हो जाएगा? 4D + D 5D/20 बराबर 5 आएगा ना? 5 कैंसिल, तो D बराबर कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर आ जाएगा। और यही पूछ रहा था
डी क्या माने थे? स्कूल से पार्क के बीच की दूरी, जो कि डी का मान 20 किलोमीटर आया। और यही आपसे पूछ रहा था पार्क से स्कूल की दूरी, पार्क से स्कूल या स्कूल से पार्क की दूरी, ठीक है ना, 20 किलोमीटर होगा। ठीक, समझ में आया? देखिए एक और सवाल है परसेंटेज का, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो हड़बड़ाना नहीं है, एकदम पैसेंस के साथ, ठंडे माइंड के साथ सोचना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और जैसे जैसे बोल रहा है उसी से करना, निपट जाएगा क्वेश्चन। देखो बोल रहा है एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र जो है रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, जबकि 15% छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हुए। यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यानी 325 छात्र दोनों विषयों में पास हुए, तो पूछ रहा परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। देखो पहले क्या है, फिजिक्स है, दूसरा क्या है, केमिस्ट्री है। उसके बाद बोल रहा है कि पहले पास लिख देना, फिर फेल लिख देना, ऐसे चुपचाप कर देना, जितना है ना डाटा लिख देना। 80% छात्र भौतिक में होता है पास, तो फेल कितना होगा? 20%। 70% छात्र केमिस्ट्री में पास होता है, तो फेल कितना होगा? 30% होता होगा ना। अब बोल रहा है कि दोनों विषयों में 15% छात्र दोनों विषयों में फेल होते हैं। अब दोनों विषयों में देखो क्या होता है, दोनों विषयों में कितना होता है फेल, जो है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में कितना फेल होता है मेरे दोस्त? तो 15%। असल में आप दोनों विषयों में कितना निकालिएगा? तो 50% फेल निकालिएगा, लेकिन ये बोल रहा है 15%, तो ये तो अन्याय कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये दो गोला बना लेना है, ये फिजिक्स का होगा और ये केमिस्ट्री का होगा। 15% दोनों में फेल होता है ना, और फिजिक्स में फेल 20% होता है, तो दोनों में 15% होता है, इसका मतलब केवल 5% फिजिक्स में फेल होता होगा ना। और उसके बाद केमिस्ट्री में 30% फेल होते हैं और टोटल में 15% फेल होता है, तो बाकी 15% केवल जो होगा वो केमिस्ट्री में होगा। बस खत्म कहानी, हो गया, निपट गया। अब देखो टोटल फेल कितना हो जाएगा? 15 15 30 5 35%, तो टोटल फेल जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 35%। तो बचता है कितना? टोटल पास कितना होगा? तो बोलिएगा 65% होगा, हैगा ना, 65। हाँ, तो कुल पास जो है टोटल पास होगा वो 65%। तो 65% का वैल्यू कितना दिया हुआ? 325 दिया हुआ ना। हाँ 325 दिया हुआ है ना। अब तो पूछ रहा है कितना का वैल्यू, आपका पूछ रहा है छात्रों की कुल संख्या परीक्षा में, तो छात्रों की संख्या कुल कितना मान लें? 100%। 100% ही होता, तो 100% का 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। 65% का वैल्यू 325 है, तो 1% का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 गुने 100 मतलब 500 हो जाएगा। समझ में आया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, है कि ना। तो इस तरीके से करना, हाँ बढ़ाना नहीं। एक बार फिर से समझा देते हैं, जितना भी क्वेश्चन रहे पहले डाटा पढ़ लेना है ध्यानपूर्वक, अभी ना हाँ बढ़ाए हुए, और जितना सब्जेक्ट दिया लिख लेना, पास लिख देना, फेल लिख देना, हो गया। अब बोल रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी दोनों विषय में फेल जो होता है ना वो 15% होता है। दो गोला बना लिए, दो विषय है, तो दोनों ये पार्ट जो है ना, ये पोर्शन 15% वाला दोनों में है ना, तो दोनों में 15% फेल हो रहा। लेकिन बोल रहा है फिजिक्स में 20% फेल हो रहा, तो 15% इस दोनों में फेल हो रहा, तो बाकी फिजिक्स में 5% बचता हो, तब जाके टोटल जोड़िए, 15 5 20% फिजिक्स में फेल हो रहा। और उसी तरीके से केमिस्ट्री में बाकी टोटल 30% फेल होता, तो 15% दोनों में होता, बाकी 15% सिर्फ केमिस्ट्री में फेल होता होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर दिए, टोटल 35% फेल होता है, ये फेल वाला है। तो पास कितना होता होगा? पास होता होगा बाकी 65%। 100 में से 35 घटाएंगे तो 65%। 65% का वैल्यू कितना है? 325 दिया हो, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500। ठीक, चलिए देखिए एक और सवाल है, और ये सक्सेसिव डिस्काउंट का है, और इस क्वेश्चन का हम थोड़ा पोस्टमार्टम करेंगे, इस पर समय लेंगे हम ज़्यादा, और हर एक तरीके से बता देंगे, एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनना, और जितना मेथड बताएंगे सब याद रख लेना। बोल रहा है एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई, तो पूछ रहा है मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए, और वो परसेंटेज में आपको बताना है कितना परसेंट चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो देखो एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई, तो मान लेते हैं मोबाइल के मूल्य जो होगा वो 100 मान लेते हैं, ठीक है ना। मोबाइल का मूल्य 100 रुपया होगा, ठीक है ना, 100 रुपया। अब बोल रहा पहले 20% की कमी हुई, तो 20% की कमी होगा तो 100 में से 20% की कमी होगा तो डायरेक्ट 80 हो जाएगा, है ना। इसीलिए तो 100 मानते हैं कि घटाने में लफड़ा ना हो, डायरेक्ट उतना से ही घटा दें।
तो 20% कमी होता है तो 80 हो जाता है, ठीक ना, 80 रुपया। अब फिर बोल रहा 10% की वृद्धि होता है, तो 10% की वृद्धि होता है तो 10% का वृद्धि, 80 का 10% बढ़ाइएगा तो देखो 80 का 10% का मतलब 10/100, 10% का मतलब होता है 10/100, यानी ये कितना हो जाएगा, 1 0 फिर 1 0, यानी 8 बचता है, 8 की वृद्धि हो रहा, ठीक है ना, 8 की वृद्धि हो रहा। तो 80 में से 10% वृद्धि करेंगे, मतलब 8 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ये तरीका वृद्धि करने का, ये बता देंगे। दूसरा तरीका वृद्धि करने का देख लो सीधा से, 80 का 10% वृद्धि हो रहा है, सीधे 100 से कंपेरिजन कर देना और बटे 100 से डिवाइड मार देना। मान लिया 110% की वृद्धि हो रहा था, 100 में 10 जोड़ दो, 110 बटे फिर 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 1 0 1 0 1 0 खत्म, ये भी 88 आ रहा, ठीक ना। देखो यहीं पर परसेंटेज का भी बेसिक चीज़ हम बता देते हैं, ध्यान से सुनना। ये दो तरीका हुआ वृद्धि का, मतलब हो गया ना, तो ये दोनों ध्यान रखना। और तीसरा तरीका भी बता देते हैं। 10% का वृद्धि का मतलब क्या होगा, 1/10, 1/10 की वृद्धि। मान लेते हैं कोई राशि 10 था तो इसका 1/10 वृद्धि हुआ, 10 का 1/10 वृद्धि हुआ, मतलब 1 की वृद्धि हुआ, तो 10 में से 1 की वृद्धि हो जाएगा तो कितना होगा, 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर 10 का वैल्यू दिया था, 80 दिया हुआ था, तो 11 जो बढ़कर 10% हुआ, 11 हो गया, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 10 का वैल्यू 80 है तो 1 का वैल्यू 8, तो 11 हुआ बढ़कर, तो 11 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। ये हो गया 88, सेम रिजल्टेंट आ रहा। फिलहाल 3 मेथड बता दिए, बढ़ने और घटने का। और घटने का रहता तो भी 100 से घटा दे, मान लो 10% बोलता घटता तो 100 से सीधे घटा देते 10, तो 90/100, 100 से डिवाइड तो हर हाल में करेंगे। और जितना बढ़ेगा उतना 100 से ऐड कर देंगे, जितना घटेगा उतना 100 से घटा देंगे और बटे 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक ना। तो ये तरीका आपको बता दिए, ये सीधे मिटा देते हैं अब इसको। अब देखो बोल रहा 88 रुपया हो गया चेंज होकर, तो कितना परिवर्तन आया। तो पहले मूल्य कितना था मोबाइल का, बोलिएगा 100 रुपया था। अब कितना हो गया पर चेंज होने के बाद 88, तो क्या होगा, कितना से चेंज आया, तो 12% से चेंज आया, 12%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि साइन के साथ रहता प्लस माइनस 12 रहता तो सिर्फ कितना होगा, 12% की कमी हो जाता, ठीक है ना। कमी हुआ ना, 100 था पहले 88 हो गया, तो कितना कमी हुआ, 12 का, 100 से डायरेक्ट कंपेरिजन है तो 12%, सीधी सी बात। हालांकि यहाँ पर प्लस माइनस नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम 12 ही आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका हम बता रहे हैं सक्सेसिव डिस्काउंट वाला। देखो ये आप पढ़े होंगे, जब कोई दो राशि बढ़ती है या घटती है, या बढ़ती है या घटती है, या घटती है बढ़ती है, इस तरीके से 2 या 3 इस तरीके से बढ़ता है, तो फार्मूला आप सक्सेसिव डिस्काउंट वाला याद रखे होंगे, x + y + xy/100, ठीक है ना। और ये आपको करने के बाद आपका साइन देखते होंगे किस चीज़ का है, लास्ट में माइनस का साइन आएगा तो घट रहा है, प्लस का साइन आएगा तो बढ़ रहा है। तो अब देखो x का जगह यहाँ क्या होगा, आप कोई मान लीजिए x, इसको भी मान लीजिए, ये x को, xy किसी को मान लीजिए, तो 20% की कमी हुई, तो 20% की कमी हुई, यहाँ ध्यान रखिएगा साइन के साथ रखना पड़ेगा, कम हो रहा है तो माइनस रखना है, बढ़ रहा है तो प्लस रखना। तो 20% की कमी हो रहा है तो x की जगह -20 कर देंगे, उसके बाद y में मान लिया 10 की वृद्धि हो रही तो +10 लिख देंगे, फिर क्या हो जाए प्लस x गुने वाई, x का मान कितना हो रहा है 20, माने 20% की कमी हो रहा है तो -20 गुने y क्या माने थे 10 माने थे, 10% की वृद्धि हो रहा है तो +10 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बटे 100, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 में से 10 घटेगा, -20 में से +10 घटेगा तो -10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा यहाँ माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, 20 जाएगा 200 से, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, -2 आ रहा, ठीक है ना। तो -10 -2 कितना आएगा, -12%। और माइनस साइन क्या बताता है कि घट रहा, और असल में घट रहा था ना, 100 से 88 हो गया, यानी 12% घट रहा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोले थे ना उस वक्त घट रहा, लेकिन माइनस नहीं दिया तो नहीं दिया, सीधे बोला परिवर्तन, चेंज कितना का आएगा तो 12%, ठीक ना, ध्यान रखना। अब देखो ऑप्शन में माइनस रहेगा तो माइनस वाला करना, ठीक है, ऐसा ना प्लस वाला कर देना। अब ये हो गया, अभी 2 तरीका। अब तीसरा तरीका हम बता देते हैं, देखो ये अब हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना, ये हम यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ करते हैं। अब देखो एक और तीसरा तरीका जो होता है, देखो वो होता है, मान लिया कोई 2 चीज़ घटता है या बढ़ता है, तो फार्मूला होता है 100 ± x इंटू 100 ± y इंटू 100 ± z होता है, ठीक है ना। 100 ± z लिख देते हैं थोड़ा सा, 100 ± z बटे क्या होगा ना, यहाँ पर ध्यान देना। अब देखो ये इसको पहले मिटा देते हैं, z को नहीं लेते हैं, ठीक है ना, z को हम नहीं लेते हैं। अब देखो यहाँ पर कितना
दो क्वांटिटी बढ़ा होगा या घटा होगा एक्स और वाई, तो उससे एक कम 100 से डिवाइड मार देना, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहला 20% कमी हो रहा हो तो एक्स के जगह यहाँ क्या करेंगे, -20 कर देंगे, ठीक है ना। प्लस माइनस डिपेंड करता है बढ़ रहा कि घट रहा, साइन के साथ। उसके बाद अब दूसरा वाई की जगह क्या होगा, 10% की वृद्धि। एक बार और बोलता फिर 15% की वृद्धि हो रहा, तो क्या करते हैं फिर 100 प्लस माइनस जेड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, 100 प्लस माइनस जेड। लेकिन 3 बार वृद्धि कमी हो रहा, 3 बार ये चीज़ घट रहा, सक्सेसिव हो रहा, घट रहा बढ़ रहा, तो एक कम 100 से डिवाइड मार देते। 3 बार हो रहा तो 2 बार 100 से डिवाइड कर देते। यदि 4 बार ऐसा होता तो फिर एक कम उससे 3 बार 100 से डिवाइड कर देते, ठीक है ना। और बस फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, 2 पर कर रहे हैं, 2 बार बढ़ रहा है या घट रहा है तो हम एक्स और वाई का ही यूज करेंगे, ये फार्मूला। अब देखो 100 बढ़ रहा, पहले कमी हो रहा, 100 -20 कर देंगे, कमी हो रहा तो माइनस करेंगे, इंटू, ये इंटू है यहाँ ध्यान रखिएगा। और वृद्धि हो रहा 10% की तो 100 प्लस 10 कर देंगे, समझ में आया। प्लस वृद्धि हो रहा तो प्लस करेंगे साइन में, बटे 2 बार हो रहा है, एक बार घटा एक बार बढ़ा, तो 2 बार में हम एक कम लेंगे, उससे 100 से डिवाइड करेंगे, एक कम लेंगे, ठीक है ना। 3 बार ऐसे बढ़ता घटता तो हम 2 बार 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, 2 बार। तो अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 80 गुने 110 बटे 100 आ जाता, समझ में आ रहा। अब देखो 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 11 8 88। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी ये फार्मूला बनाकर निकालोगे आंसर जो आएगा ना उसको 100 से कंपैरिजन कर देना। 100 से कंपैरिजन कर दोगे, जितना 100 से ज़्यादा रहेगा उतना परसेंट बढ़ेगा, और जितना 100 से कम रहेगा उतना परसेंट घटेगा। तो 100 से कितना है मेरे भाई 12% कम है ना, तो 12% क्या होगा, घटेगा। माइनस साइन इसीलिए लगा दिए ताकि बताता है कि वो घट रहा। 88 आया, 100 से कम आया, तो 100 से जितना कम आएगा उतना परसेंट बढ़ेगा, 100 से जितना आएगा ज़्यादा उतना परसेंट घटेगा, बढ़ेगा, सीधी सी बात। तो ये तीनों मेथड याद रखना, बड़ा काम देगा। और इसमें जो बताएं कि और एक बार बोल दो 15% बढ़ा देता तो 100 प्लस माइनस जेड कर दे, फिर बोलता 20% घटा दीजिए, फिर 100 प्लस माइनस के मान लेते हैं, प्लस माइनस के बटे 4 बार बढ़ाते घटाते तो उससे एक कम 100 से डिवाइड मारते, यानी 3 बार 100 से डिवाइड मारते, ठीक है ना। और जो रिजल्टेंट आता उसको हम 100 से कंपेरिजन कर देते। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, स्टार्टिंग में आपको नहीं सीखे होंगे, लगता होगा भैया क्या बता रहे हैं, ये बड़ा खिचड़ी टाइप का। प्रैक्टिस करिएगा हो जाएगा बहुत। और ध्यान रखिएगा एक मेथड पे निर्भर नहीं रहिएगा, 3 मेथड बता दिए। कभी कभी ऐसा होगा ना ये मेथड आप बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं तो फिर ये मेथड कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए जब या फिर ये हो जाएगा, इसीलिए तीनों तरीके से याद रखिएगा ना, धड़ल्लों से उड़ा दीजिएगा मेरे भाई। मैं ऐसा करता हूँ, मैं हमेशा हर एक तरह और भी मेथड से मुझे पता है, ठीक ना। फिलहाल आप 3 मेथड सीखिए। चलिए देखिए एक और सवाल है, और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है। पसंद आया सेशन, अच्छा लगा बताने का समझाने का तरीका, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। बोल रहा 13 नंबर क्वेश्चन, समीकरण युग्म यानी समीकरण का जोड़ा दिया हुआ है, 2 पे पावर x प्लस वाई बराबर 16 और 64 पे पावर x माइनस वाई बराबर 2 में पूछ रहा है इन दोनों समीकरण में क्या होगा, आंसर क्या होगा, क्या अद्वितीय हल होगा और जिसमें x बराबर 23/12 वाई बराबर 25/12 होगा, या फिर इसका कोई वैनिष्ठ हल नहीं होगा, या फिर अनंत हल मौजूद है, या फिर अद्वितीय हल होगा जिसमें x बराबर 25/12 और y बराबर 23/12 होगा। तो देखो हम पहले करेंगे, उसके बाद ही इस पे आंसर क्या होगा डिसाइड करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर 2 पे पावर x प्लस वाई बराबर x पे 2 पे पावर x प्लस वाई बराबर है 16 है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर x प्लस वाई बराबर 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं ना, 2 पे पावर 4। अब देखो हम सीधे कर देंगे यहाँ से x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4, जब पावर सेम है ना तो कट जाएगा, ठीक है ना, सॉरी बेस सही सेम है तो ये दोनों बेस खत्म हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 4 आ जाएगा। अब समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है ना, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 64 पे पावर x माइनस वाई बराबर 2 है, ये है ना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको 2 पे पावर आपका कर सकते हैं हम 6 कर सकते हैं, 8 दूना 16 दूना 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 6 करेंगे 8 64, हाँ तो 2 पे पावर 6 कर सकते हैं, पे पावर कितना हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2, समझ में आया। 2 पे पावर 6 64 होता है ना। चलो अब पावर क्या होगा, पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 पे पावर 6x माइनस 6 वाई बराबर 2 हो जाएगा। अब 2 पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है पावर, तो अब देखो बेस सेम है तो खत्म हो जाएगा बेस, सीधे लिख देना 6x माइनस 6 वाई बराबर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस 6 वाई बराबर 1 हो जाएगा,
समझ में आया। अब देखो ये दूसरा समीकरण हो गया ना। अब 6x माइनस 6y बराबर 1 है। अब देखो x और y का मान यहाँ निकालो, x और y का मान निकालो तो x प्लस वाई बराबर 4 है और 6x माइनस 6y बराबर कितना है 1 है। अब क्या करोगे, यहाँ इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6x प्लस 6y बराबर 24 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ दोनों को सॉल्व करो, ये 6y खत्म प्लस माइनस, ये 12x बराबर 25 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा 25/12। अब देखो x का मान 25/12 आ गया। कोई अनंत हल मौजूद है, ऐसा थोड़ी है। x का मान निकल गया, अनंत हल कैसे मौजूद है। तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब जो है यहाँ पर देखिए अद्वितीय हल तो होगा, अद्वितीय मतलब अब x का मान 25/12 कोई दिख रहा है, ये 23/12, ये भी खत्म हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब y का मान चेक करके देख लो, 23/12 आएगा ही। x बराबर 25/12 आया तो 25/12 इसमें बैठा दो, 25/12 प्लस y बराबर 4 है। x प्लस y बराबर 4 है तो x का मान 25/12 बैठा है प्लस y बराबर 4, y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 25/12। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 12 चौक 48 माइनस 25/12 कितना आ जाएगा 23/12 आ जाएगा y का मान। अरहन 23/12, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। समझ में आया, बस यही था कहानी, रामायण महाभारत जो भी करना था। पसंद आया मेरे भाई, ज़रूर हमको मोटिवेट करिए और जो भी फीडबैक है वो दीजिए कि भैया ये चीज़ हमको समझ नहीं है, ये चीज़ करिए और इस तरीके से बताइए। यहाँ पर भी ये पॉइंट समझा दिया करिए जो भी बताते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता, ठीक ना। तो मैं आपके फीडबैक पर ही आगे हम काम करूँ, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।